कहानी की शुरुआत होती है एक हाई सिक्योरिटी जेल से, जहां कई खूंखार अपराधी कैद हैं और इन्हीं में से एक है रे। आज उसे एक आदमी खबर देता है कि जल्द ही जेल में उस पर हमला होने वाला है। अगले ही दिन दो कैदी अचानक रे के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन रे की फाइटिंग स्किल्स के सामने दोनों टिक नहीं पाते और वो उन्हें खूब मारता है। इसी बीच गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं और रे की इस हरकत के कारण अब उसको स्पेशल सेल में डाल दिया जाता है। यहाँ आकर रे देखता है कि इस रूम में तो एक भी खिड़की नहीं थी, अगर कुछ था तो एक टॉयलेट और हर जगह लगे हुए कैमरास, जिनसे रे के ऊपर 24 घंटे सिक्योरिटी की निगरानी रहेगी। लेकिन रे तो अब यहाँ से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहता था, तो वो दिन रात बस जेल से भागने की प्लानिंग बनाने में लग जाता है। रे ने सबसे पहले गार्ड्स के रूटीन को समझा। उसने देखा कि गार्ड्स हर दिन ठीक 7 मिनट के लिए स्मोकिंग ब्रेक लेते हैं और इस टाइम उस पर किसी की भी नजर नहीं होती। रे ने इसका फायदा उठाया और अपने बाहर बैठे साथियों को एक लेटर लिखा, जिसमें सीक्रेट तरीके से उसके भागने की डेट और टाइम लिखा हुआ था। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत उसके लिए सेल के बाहर लगा एडवांस लॉकिंग सिस्टम था। इसके बाद रे जब एक दिन खाना खा रहा था, तभी उसकी नजर खाने के साथ आए दूध के पैकेट पर गई। उसमें एक पतली प्लास्टिक शीट लगी हुई थी। रे को आइडिया आया और उसने चालाकी से वो प्लास्टिक शीट लॉकिंग डिवाइस पर लगा दी और जब गार्ड ने उसे यूज किया तो शीट के ट्रांसपेरेंट होने के कारण उसके फिंगरप्रिंट शीट पर छप गए। और अब रे ने पैटर्न को समझा और मौका देखकर दरवाजा खोल ही लिया। फिर वो वेंट के रास्ते से होकर पास ही के एक फायर गैराज में जा पहुंचा। तभी जेल के बाहर एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक लेडी बाहर निकलती है और उसके थोड़े ही आगे चलने पर उस कार में एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जेल में अफरा तफरी मच जाती है। तभी वो कैमरा रूम वाले गार्ड्स जल्दी से नीचे आते हैं और जब एक रे के रूम को चेक करने आता है तो चौंक जाता है। रे तो वहां से भाग चुका था। अब बाहर आग बुझाने फायर फाइटर्स भी पहुंच गए थे और तभी उन्हीं में से एक आदमी भागकर पास खड़ी गाड़ी में बैठ जाता है और जब वो अपना मास्क उतारता है तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि रे है। और गाड़ी में भी वही लड़की बैठी थी जिसकी बाहर कार ब्लास्ट हुई थी, यानी रे का वो सीक्रेट लेटर इन्हीं दोनों को रिसीव हुआ था। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्होंने रे को एक जगह पर उतार दिया। वो यहाँ फोन बूथ में जाकर किसी को कॉल करता है। तभी रे के चारों तरफ से पुलिस आ जाती है और उसको वापस अपने साथ कार में बैठा लेती है। इसी दौरान वहाँ लेस्टर नाम का आदमी पहुंचता है और सिक्योरिटी से रे को छोड़ देने का कहता है। फिर लेस्टर और रे उसी जेल के वार्डन से मिलने जाते हैं और यही सामने आता है असली सच। रे कोई अपराधी नहीं है, बल्कि वो तो एक सिक्योरिटी एजेंसी का मालिक है। दरअसल उसकी ये कंपनी दुनिया भर की जेलों की सुरक्षा को परखती है और उनमें फॉल्ट ढूंढती है, जिसके बदले में कंपनी को मोटी रकम दी जाती है। वार्डन हैरानी से रे को पूछता है कि आखिर इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद तुम वहां से बाहर कैसे निकले। तो रे बताता है कि जेल से बाहर निकलने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, जेल का लेआउट समझना, फिर गार्ड्स का रूटीन जानना और आखिरी में बाहर वाले की मदद। रे बताता है कि सिर्फ लेआउट और रूटीन जाने के बाद सिस्टम में कमी साफ नजर आती है और इसके बाद चाहे वो कितनी भी बड़ी जेल क्यों ना हो, वहां से बाहर निकला जा सकता है। जाते समय लेस्टर वार्डन से जेल की सुरक्षा को और मजबूत करने की सलाह देता है। अब कुछ दिनों बाद रे अपनी कंपनी ब्रेसलिन सिक्योरिटी में जाता है। वहाँ लेस्टर उसे एक जेसिका नाम की लड़की से मिलवाता है। वो रे को बताती है कि मैं CIA से आई हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, जिसके लिए तुम्हें $5 मिलियन दिए जाएंगे। जेसिका बताती है कि रे को एक ऐसी जेल की सुरक्षा जांचनी है जिसकी मौजूदगी को दुनिया से बिल्कुल गुप्त रखा गया है। साथ ही वो बताती है कि इस काम को करने के लिए रे अपनी टीम की मदद नहीं ले सकता और न ही उन्हें इस जेल की लोकेशन बताई जाएगी। रे थोड़ा सोच में पड़ जाता है, पर लेस्टर उसे इस काम के लिए मना लेता है। लेकिन रे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाएगा। फिर जब रे इस मिशन के लिए जा रहा था तो हर्ष उसे बताता है कि उसकी आइडेंटिटी एंथनी नाम के एक टेररिस्ट से बदल दी गई है और वो साथ ही उसकी बॉडी में एक ट्रैकर फिट कर देता है। अबीगेल रे के जाने से पहले उसे एक इवैक्यूएशन कोड देती है, जिसे वो जेल के हेड को बताकर किसी भी वक्त वहां से बाहर आ सकता है। इसके बाद जब रे रोड पर जाता है तो उसके सामने एक ब्लैक कार आकर रुकती है और एकदम से एक आदमी उसे बिजली का झटका देकर उस कार में बैठा लेता है। वो लोग सबसे पहले रे की बॉडी से वो ट्रैकिंग डिवाइस निकालते हैं ताकि उसकी टीम रे की लोकेशन न पता कर पाए। साथ ही वो रे को इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और इसके बाद जब रे की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक शीशे से बने चैम्बर में बंद पाता है। वो देखता है कि इस जेल में ऐसे हजारों चैम्बर्स थे और वहाँ हर जगह गार्ड्स तैनात हैं और सभी ने सेम कपड़े पहने हुए हैं। थोड़ी देर बाद उसे जेल के हेड वार्डन हॉब्स के पास ले जाया गया। हॉब्स उसका वेलकम करता है, लेकिन रे को इस जेल में रहना ठीक नहीं लग रहा था, तो वो हॉब्स को अपना इवैक्यूएशन कोड बता देता है। लेकिन आगे से हॉब्स जवाब देता है कि इवैक्यूएशन कोड जैसी यहाँ कोई चीज नहीं है। फिर गार्ड्स उसे वापस उसकी जगह छोड़ देते हैं। अब रे समझ गया था कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और अब इस हाई सिक्योरिटी जेल में से
निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ गार्ड्स एक कैदी को बेरहमी से पीटने लग जाते हैं। ये देखकर तो अब रे भी थोड़ा डर जाता है। इसी दौरान रे से एक एमिल रोटमेयर नाम का आदमी मिलने आता है। वो रे को बताता है कि मैं एक बहुत बड़े गैंगस्टर विक्टर मैनहाइम के लिए काम करता था और ये लोग मुझसे उसका पता निकलवाना चाहते हैं और इसीलिए मैं यहाँ कैद हूँ। इसके बाद जब एक दिन रे पूरी जेल को बारीकी से देख रहा था, तभी एमिल उसको नोटिस कर लेता है और रे से जाकर कहता है कि तुम इतनी तांक झांक किस लिए कर रहे हो। रे जवाब देता है कि मैं इस जेल से भागना चाहता हूँ, तुम मुझे बस किसी तरह आइसोलेशन रूम तक पहुंचा दो। इतना बोलते ही एमिल उसके नाक पर एक जोरदार मुक्का मारता है। फिर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। हॉब्स कैमरास के जरिए इन्हें लड़ते देख लेता है और इसकी सजा में उन दोनों को आइसोलेशन रूम में डाल दिया जाता है। दरअसल इस जगह को कैदियों को टॉर्चर करने के लिए बनाया गया था। इस रूम का तापमान इतना ज्यादा था कि कुछ ही सेकंड्स में रे का गला बिल्कुल सूख जाता है और उसे चक्कर आने लगे। लेकिन जैसे तैसे रे फर्श पर हाथ लगाकर 2 नट्स को नोटिस कर लेता है। इसके बाद रे को चेक करने डॉक्टर आता है तो वो डॉक्टर से पूछता है कि ये जेल आखिर किस जगह पर है, लेकिन डॉक्टर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोनों जब वहां से बाहर आकर मिलते हैं तो रे एमिल को कहता है कि अगर तुम मुझे एक 3 इंच चौड़ा मेटल का टुकड़ा लाके दो तो शायद मैं तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। एमिल, जो इस जगह से तंग आ चुका था, वो इसके लिए राजी हो जाता है। अब अगले दिन वार्डन एमिल को बुलवाता है ताकि उससे विक्टर मैनहाइम की जानकारी निकलवा सके, क्योंकि विक्टर को यहाँ कैद करने से जेल वार्डन को गवर्नमेंट से बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन एमिल अपने बॉस का पता बताने की बजाय हॉब्स को उकसाने लगता है, जिससे हॉब्स चिढ़ जाता है और गार्ड से एमिल के मुंह में पानी भरने को बोल देता है। तभी मौका देखकर एमिल फर्श पर लगा मेटल का टुकड़ा अपने पास छुपा लेता है। इसके बाद वो रे को ये टुकड़ा देते हुए पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। तो रे उसको बताता है कि वो अब तक 14 जेलों को तोड़ के भाग चुका है और ये काम अब उसका पैशन बन चुका है, लेकिन इस जगह उसको फंसाने के लिए किसी ने साजिश रची है। अब रे एमिल से एक और मदद करने को कहता है। वो चाहता है कि एमिल उसके साथ एक बार फिर उस हीट रूम में जाए, लेकिन एमिल कहता है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ जो वहां वापस जाना चाहेगा। लेकिन रे उसे जेल से बाहर निकलने का वादा करता है, तो अब एमिल भी उस पर विश्वास जताता है और इसके लिए एक कैदी जावेद को पीट डालता है। इसके जवाब में फिर जेल के सभी ग्रुप आपस में लड़ने लग जाते हैं। अब सबको पकड़कर आइसोलेशन रूम में डाल दिया जाता है और यही तो रे का प्लान था। वो होशियारी से उस मेटल के टुकड़े से नट्स को बाहर निकाल देता है और ऐसा करते ही रे एमिल को एक इशारा कर देता है, जिससे एमिल भी समझ जाता है और कैमरा रूम में सबका ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से आवाज निकालना शुरू कर देता है। इसका फायदा उठाते हुए रे भी चालाकी से फ्लोर के नीचे चला जाता है और पाइपलाइन के रास्ते से होते हुए वो बाहर तो आ जाता है, लेकिन बाहर आते ही वो ये देखकर दंग रह जाता है कि ये जेल किसी जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच एक विशालकाय जहाज पर बनी हुई थी। ये देखकर रे जल्दी से वापस जेल में लौट जाता है। फिर जब एमिल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई बाहर निकलने का रास्ता मिला, तो रे बताता है कि इस जेल से निकलना नामुमकिन है। हमारे चारों तरफ सिर्फ समुद्र है और हम बाहर निकलकर भी आगे नहीं जा सकते। रे अब बिल्कुल उम्मीद खो चुका था। इधर दूसरी तरफ एबिगेल और हश को रे की फिक्र हो रही थी, तो वो लेस्टर को पूछते हैं कि रे आखिर है कहाँ। उन्हें लेस्टर पर शक हो रहा था, लेकिन वो जवाब देता है कि उसे खुद नहीं पता कि रे कहाँ है। इसके बाद लेस्टर वार्डन हॉब्स को फोन करता है और उसको रे के बारे में सारा सच बताता है। साथ ही वो बोलता है कि अगर रे भी इस जेल से भागने में नाकाम रहा तो ये दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल कहलाएगी। दरअसल लेस्टर रे को वहाँ फंसा के कंपनी का सारा शेयर खुद के नाम करना चाहता था। अब जेल में अगले कई दिनों तक रे को खूब टॉर्चर किया जाता है, यहाँ तक कि उसे हफ्तों तक सोने भी नहीं दिया गया। असल में हॉब्स चाहता था कि रे यहाँ से बाहर निकलने की कोई प्लानिंग न बना पाए। अब तो रे भी पूरी तरह हार मान चुका था, लेकिन एमिल यहाँ उसको हौसला देता है। वो रे को कहता है कि हिम्मत मत हारो, क्या तुम हमेशा के लिए इस जेल में सड़ना चाहोगे। ये सुनकर रे भी थोड़ी हिम्मत जुटाता है और दोनों बाहर निकलने की एक आखिरी कोशिश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रे एमिल से कहता है कि सबसे पहले उन्हें ये जानना जरूरी है कि वो एग्जैक्ट किस जगह पर हैं। तो इसीलिए रे खुद को जानबूझकर इंजर्ड कर लेता है और डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। रे को ऐसा लगता था कि सिर्फ डॉक्टर ही उनकी यहाँ मदद कर सकता है। रे डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी, एक डॉक्टर भला ऐसी जगह पर कैसे काम कर सकता है। लेकिन डॉक्टर तो कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर देता है। तभी रे बेड से नीचे गिर जाता है और वहाँ रखा एक कार्डबोर्ड अपने साथ छुपा लेता है। इसके बाद लंच टाइम में एमिल टेबल के नीचे से उसको एक पेन और चश्मा देता है, जिससे रे एक एल्टीट्यूड मेजरिंग डिवाइस बना लेता है ताकि वो अपनी लोकेशन का एक अंदाजा लगा सके। लेकिन इस डिवाइस को यूज करने के लिए उन्हें वापस शिप के ऊपर पहुंचना होगा और इस काम के लिए वो जावेद को चुनते हैं, क्योंकि उस पर हॉब्स का भी शक नहीं करेगा। एमिल जैसे तैसे उसे भी अपने साथ इस मिशन में शामिल कर लेता है। अब प्लान के मुताबिक जावेद हॉब्स से जाकर कहता है कि उसे रे और एमिल के यहाँ से भागने के प्लान के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन इसको जानने के लिए तुम्हें मेरी एक ख्वाहिश पूरी करनी होगी। हॉब्स जवाब देता है कि वो आजादी के सिवा कुछ भी मांग सकता है।
है। तब जावेद कहता है कि वो एक दिन के लिए खुले आसमान के नीचे अरदास करना चाहता है। अब वार्डन ने भी उसे इसकी मंजूरी दे दी। इसके बाद जब जावेद अपनी नमाज पढ़ रहा था तभी वो मौके का फायदा उठाते हुए उस डिवाइस को निकाल कर आसमान की तरफ कर देता है और जो रीडिंग्स आती हैं उसे वहां मार्क कर देता है। फिर जब अगले दिन वो मार्क किया पेपर रे के पास पहुंचता है तो रे उसमें एंगल देखकर समझ जाता है कि वो पूर्वी दिशा में मोरक्को के आसपास है। तो इस पर एमिल बोलता है कि वहां मेरा एक खास दोस्त है और वो जरूर हमारी मदद करेगा, लेकिन उसके लिए हमें किसी तरह हमारी लोकेशन उस तक पहुंचानी होगी। अब इस काम के लिए रे फिर डॉक्टर से मदद लेने पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वो उसे मना ही लेता है और डॉक्टर एमिल के दोस्त को उनकी लाइव लोकेशन शेयर कर देता है। उधर अब हॉब्स जावेद से रे का प्लान बताने को कहता है तो जावेद बताता है कि वो आज सेल ब्लॉक सी से होकर भागने की कोशिश करेगा और अनजान हॉब्स जावेद की बात पर यकीन कर लेता है और ब्लॉक सी पर सिक्योरिटी पहले से 3 गुना बढ़ा देता है, जिससे अब रे के सेल में सिर्फ कुछ ही गार्ड्स तैनात थे। वो एमिल और जावेद इसका फायदा उठाते हैं और वहां दूसरे कैदियों को मारने लग जाते हैं, जिससे जेल में भगदड़ मच जाती है। अब मौका पाकर ये तीनों ही ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। इधर हॉब्स इनको कैमरों के जरिए देख रहा होता है। तभी रे ऊपर जाते वक्त एक सिक्योरिटी कैमरा से चिप बाहर निकाल देता है, जिससे सभी कनेक्टेड कैमरास ऑफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अब हॉब्स पूरी जेल में लॉकडाउन लगा देता है, जिससे बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और जब ये लोग शिप के ऊपर आने के लिए उस गेट तक पहुंचते हैं तो रे के पूरे जोर लगाने के बावजूद वो नहीं खुलता। हॉब्स समझ जाता है कि वो अब पूरी तरह फंस चुके हैं और गार्ड्स को उनके पीछे भेज देता है। दूसरी तरफ बाहर एमिल का दोस्त भी हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाता है, लेकिन इधर अब गार्ड्स और कैदियों के बीच गोलियों की बारिश हो रही थी। इसी दौरान एक गोली आकर जावेद को लग जाती है। एमिल और रे जल्दी से उसे उठाकर एक रूम में ले जाते हैं, लेकिन जावेद का बहुत खून बह गया था। वो इन्हें उसे अकेले छोड़कर चले जाने को कहता है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए तो इन मैग्नेटिक गेट्स का खुलना जरूरी था। रे यहाँ दिमाग लगाता है और एमिल से कहता है कि वो शिप की पावर ऑफ करेगा, जिससे थोड़ी देर के लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। ये कहकर वो अकेला आगे चला जाता है, लेकिन एमिल जावेद को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था, पर जावेद उसे चले जाने को मजबूर कर देता है। इसके बाद जावेद जख्मी हालत में ही गार्ड से भिड़ जाता है और दोनों हाथों से धुआंधार फायरिंग करके कुछ देर तो उन्हें रोक लेता है, लेकिन बाद में मारा जाता है। पर तब तक रे भी इंजन रूम में पहुंचकर पावर ऑफ कर देता है, जिससे अब एमिल शिप के ऊपर आ गया था और वो जल्दी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन पीछे से गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं, मगर वो बचते बचाते हेलीकॉप्टर तक पहुंच ही जाता है। और इसके बाद एमिल कहां रुकने वाला था, वो अपने पावरफुल वेपन से वहां ताबड़तोड़ फायरिंग चालू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ अब रे को चारों ओर से गार्ड्स ने घेर लिया था और इसलिए वो वहां एक वाटर टैंक में छुप जाता है। इसी दौरान एक गार्ड शिप की पावर ऑन करता है, जिससे टैंक खुल जाता है और पानी के बहाव के साथ साथ रे भी समुद्र के अंदर चला जाता है। लेकिन ऊपर से एमिल उसको पानी में देख लेता है और हेलीकॉप्टर से एक लैडर उसकी तरफ गिरा देता है, जिसे अब रे पकड़कर ऊपर आने लगता है। तभी पीछे से हॉब्स रे पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन रे शिप के ऊपर रखे टैंकर्स को लीक कर देता है, जिससे वहां एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। आखिर रे और एमिल अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद जब दोनों मोरक्को के आइलैंड पर पहुंचते हैं तभी वहां एक कार आकर रुकती है, जिसमें से वही जेसिका नाम की लड़की बाहर निकलती है, जिसने रे को इस जेल तक पहुंचाया था। और यही सबसे बड़ा खुलासा होता है कि एमिल ही विक्टर मैनहाइम है और जेसिका और कोई नहीं बल्कि एमिल की ही बेटी है। रे तो बिल्कुल हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी जेसिका उसको बताती है कि दरअसल उसके डैड को रे के अलावा कोई और बाहर नहीं निकाल पाता, इसलिए उसने धोखे से रे को वहाँ तक पहुँचाया। साथ ही वो बताती है कि लेस्टर पहले से ही जेल के ऑफिशियल्स से मिला हुआ था, क्योंकि जल्द ही वो लोग उसे इस जेल का सीईओ बना रहे थे। इसके बाद जब रे आखिरकार अपनी दोस्त एबिगेल से मिलता है तो उसे सारी सच्चाई बता देता है। यहाँ लेस्टर अब शहर से भागने की फिराक में था और जब वो अपनी कार में बैठता है तो पीछे से हशुआती सबाहश उसे बेहोश कर देता है। और जब लेस्टर होश में आता है तो वो खुद को एक कंटेनर में पाता है और ये कंटेनर एक बहुत बड़ी कार्गो के ऊपर था। अब आगे लेस्टर के साथ क्या होने वाला है ये तो लेस्टर भी नहीं जानता और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।